15 मार्च 1993 रात के 2:37 कराची का क्लिफ्टन इलाका। समुद्र की लहरें उस रात कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रही थीं, जैसे वो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। कराची के सबसे महंगे इलाके में एक सफ़ेद बंगले की तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। नीचे सड़क पर 3 काली गाड़ियां खड़ी थी और उनके भीतर बैठे लोगों के हाथों में हथियार थे। यह कोई आम रात नहीं थी। यह वो रात थी जब मुंबई के डोंगरी का एक पुलिस वाले का बेटा दाऊद इब्राहिम कासकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने वाला था। मुंबई की गलियों से निकलकर इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन दाऊद के लिए कोई भी रास्ता कभी आसान नहीं था और कोई भी रास्ता कभी बंद भी नहीं हुआ। दाऊद इब्राहिम का जन्म 1955 में मुंबई के डोंगरी में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, एक ईमानदार सिपाही जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा एक दिन उसी कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। डोंगरी की तंग गलियों में पला बढ़ा दाऊद बचपन से ही तेज था, दिमाग से और जुबान से भी। लेकिन जो चीज़ उसे बाकी लड़कों से अलग करती थी वो थी उसकी आंखों में वो ठंडक जो डर को नहीं जानती थी। 70 के दशक में जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार जैसे नामों से चलता था, तब दाऊद एक छोटा सा गुंडा था। लेकिन उसने देखा, सीखा और इंतज़ार किया, और जब वक्त आया तो उसने वो सब छीन लिया जो उसे चाहिए था। 1980 का दशक दाऊद के उभार का दशक था। मुंबई की बंदरगाह से शुरू हुई तस्करी, फिर जुए के अड्डे, फिर सुपारी का कारोबार। डी कंपनी यही नाम था उस साम्राज्य का जो दाऊद ने खड़ा किया था। और इस साम्राज्य की नींव में थी एक चीज़, खौफ। जो उससे टकराया वो मिटा, जो उसके साथ चला उसे दौलत मिली। छोटा राजन उन्हीं दिनों दाऊद का सबसे करीबी साथी बना, एक हिंदू लड़का जो एक मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। उन दिनों धर्म से बड़ा था पैसा और पैसे से बड़ा था दाऊद का नाम। लेकिन यह दोस्ती एक दिन टूटेगी और उस टूटन की आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। 1993 यह साल दाऊद की कहानी का सबसे काला अध्याय बना। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 बम धमाके हुए। दोपहर की उस खामोशी को चीरते हुए जब पहला धमाका हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, तो पूरा शहर कांप उठा। 257 लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा घायल हुए और इन धमाकों के तार जुड़े थे टाइगर मेमन से और टाइगर मेमन के तार जुड़े थे दाऊद इब्राहिम से। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह एक ऐलान था। एक ऐलान जो कह रहा था कि दाऊद अब सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, वो एक हथियार बन चुका था। किसका हथियार? यह सवाल आज भी दिल्ली के साउथ ब्लॉक की फाइलों में दबा हुआ है। मुंबई धमाकों के बाद दाऊद के लिए भारत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन कराची का दरवाज़ा खुल गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद को वो दिया जो उसे चाहिए था, सुरक्षा, ज़मीन और पहचान। कराची के क्लिफ्टन इलाके में उसे एक आलीशान बंगला मिला, नकली पासपोर्ट मिले। कभी वो शेख दाऊद हसन था, कभी इब्राहिम शेख। पाकिस्तान सरकार बार बार यही कहती रही कि दाऊद उनके देश में नहीं है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रा के पास वो तस्वीरें थी, वो फ़ोन कॉल्स थे, वो पते थे जो साबित करते थे कि दाऊद कराची में न सिर्फ छुपा था बल्कि फल फूल रहा था। और फिर आई वो दरार जिसने डी कंपनी को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद छोटा राजन का दिल बदल गया। वो हिंदू था और उसने देखा था कि दाऊद ने मुंबई के निर्दोष लोगों का खून बहाया था। धर्म ने दोस्ती को हरा दिया। राजन ने दाऊद से नाता तोड़ा और अपना अलग गिरोह बनाया। इसके बाद शुरू हुआ एक खूनी खेल। दाऊद के आदमी राजन को मारने की कोशिश करते, राजन के आदमी दाऊद के गुर्गों को मारते। बैंकॉक से लेकर कुआलालंपुर तक, दुबई से लेकर लंदन तक यह जंग दुनिया के कोने कोने में लड़ी गई और इस जंग में जो मरे वो थे दोनों तरफ के छोटे मोहरे। दुबई सोने और रेत का वो शहर जहां हर राज दफन होता है और हर अपराधी को एक नई पहचान मिलती है। दाऊद इब्राहिम के लिए दुबई कोई नई जगह नहीं थी। 80 के दशक से ही उसके कारोबार की जड़ें दुबई की ज़मीन में गहरी उतरी हुई थी।
सोने की तस्करी, हवाला नेटवर्क, रियल एस्टेट। मुंबई में दाऊद का पैसा इस तरह फैला हुआ था कि जैसे रेत में पानी। लेकिन मुंबई धमाकों के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा तो दुबई ने भी अपने दरवाजे आधिकारिक तौर पर बंद कर लिए। मगर दाऊद का नेटवर्क वहां आज भी सांस लेता है, बस अब वो दिखता नहीं। दाऊद के साम्राज्य को समझना हो तो सिर्फ उसकी गोलियों को मत गिनो, उसके पैसों को गिनो। अनुमान है कि डी कंपनी का सालाना कारोबार 2 अरब डॉलर से भी ऊपर था। मादक पदार्थों की तस्करी, अफगानिस्तान से निकला अफीम पाकिस्तान के रास्ते दुबई और वहां से यूरोप तक। हवाला भारत में बैठे व्यापारी दाऊद के नेटवर्क के जरिए काला धन सफ़ेद करते थे। फिल्म उद्योग, मुंबई की चमकती फिल्में जिनके पर्दे पर सपने दिखते थे, उनमें से कई की नींव में दाऊद का पैसा था। यह एक साम्राज्य था और हर साम्राज्य की तरह इसके भी अपने नियम थे, अपनी अदालतें थीं और अपनी सजाएं थीं। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक आदमी था जो इस पूरे जाल को समझता था, अजीत डोभाल, भारत के सबसे तेज दिमाग वाले खुफिया अधिकारी जो बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। डोभाल ने दाऊद की फाइल को उस वक्त से पढ़ा था जब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक युवा अधिकारी थे। उन्होंने देखा था कि दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक भू राजनीतिक हथियार था। पाकिस्तान उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। कश्मीर में आतंकवाद की फंडिंग से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में नकली नोटों की बाढ़ तक डोभाल जानते थे कि दाऊद को पकड़ना सिर्फ एक अपराधी को पकड़ना नहीं होगा, यह एक पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। रा के सूत्रों के अनुसार भारत ने कई बार दाऊद को पकड़ने या ख़त्म करने की कोशिश की। 90 के दशक में एक ऑपरेशन की योजना बनी थी, कराची में घुसकर दाऊद को उठा लाना। लेकिन यह ऑपरेशन कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी भी चूक का मतलब होता 2 परमाणु शक्तियों के बीच सीधी जंग। दाऊद जानता था कि वो सुरक्षित है, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसे देश की छतरी के नीचे था जिसे भारत सीधे छू नहीं सकता था। लेकिन वक्त बदलता है और वक्त के साथ दाऊद की ताकत भी बदलने लगी। उम्र ने उसके शरीर को कमज़ोर किया। खबरें आई कि वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। उसके करीबी साथी एक एक करके या तो मारे गए या गिरफ्तार हुए या मुखबिर बन गए। टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन गिरफ्तार हुआ और 2015 में उसे फांसी दी गई। यह दाऊद के लिए एक संदेश था कि उसका साम्राज्य सिकुड़ रहा है, उसके नेटवर्क की जड़ें हिल रही हैं। और सबसे बड़ा झटका तब आया जब अमेरिका ने डी कंपनी को आधिकारिक तौर पर एक वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया और दाऊद की संपत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए। कराची की वो गलियां जहां कभी दाऊद बेखौफ घूमता था, अब उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन चुकी थी। बाहर निकलो तो मौत, अंदर रहो तो घुटन। उसके बेटे मोइन और बेटियां विदेशों में बिखरी हुई थी। उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई में रहकर उसका कारोबार संभालती थी, लेकिन 2014 में उसकी भी मृत्यु हो गई। एक एक करके वो सारे खंभे गिर रहे थे जिन पर दाऊद का महल टिका था। आज 2025 में दाऊद इब्राहिम की उम्र 70 साल के करीब है। वो कहाँ है, यह सवाल अभी भी एक रहस्य है। पाकिस्तान कहता है वो उनके देश में नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि वो कराची में है, बीमार, अकेला और डरा हुआ। कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि वो दुबई और अफगानिस्तान के बीच आता जाता रहता है। लेकिन एक बात तय है, वो आदमी जिसने एक वक्त मुंबई को अपनी मुट्ठी में रखा था, जिसने पूरे देश को दहशत में डाला था, जिसके नाम से बड़े बड़े नेता कांपते थे, वो आज खुद एक परछाई बन चुका है, अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ। डोंगरी का वो लड़का जो कभी दुनिया जीतना चाहता था, उसने दुनिया तो नहीं जीती लेकिन दुनिया को जरूर हिला दिया। और आज जब कराची के उस बंगले की खिड़की से समुद्र दिखता है तो शायद दाऊद को याद आती है वो मुंबई, जहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। वो गलियाँ, वो समुद्र, वो शहर जो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और वो देश जो उसे कभी भूलेगा नहीं। खून से लिखी गई इबारतें मिटती नहीं। और दाऊद इब्राहिम की कहानी यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह उस व्यवस्था की कहानी है जिसने उसे जन्म दिया, उस राजनीति की कहानी है जिसने उसे पाला, और उस लालच की कहानी है जो इंसान को इंसान से जानवर बना देती है। कराची का वो किला आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारें दरक रही हैं, और एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जब वो किला ढह जाएगा
और उसके मलबे के नीचे दबी होगी एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, यह दाऊद इब्राहिम की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।